हर समस्या का सरल समाधान होता है। आगाथा क्रिस्टी अंग्रेजी जासूसी उपन्यासकारा, मशहूर उपन्यासकार रही। 18वीं 19वीं सदी की। रविवार पाठशाला में आज आप आगाथा क्रिस्टी, जो आज के महाकाव्य कहलाते हैं, रचनाकार, उपन्यासकार रही। आपका ये कथन कि हर समस्या का एक सरल समाधान होता है, हो सकता नहीं, फिर गलती कहाँ होती है? हम आपा कहाँ खो बैठते हैं? जो ही समस्या सामने आती है, हम लड़खड़ा जाते हैं, धैर्य खो देते हैं, करुणा विला जाती है और अपने आप पर विश्वास नहीं रह जाता। फलतः समस्या का सरल समाधान के बजाय समस्या उलझ जाती है, जटिल हो जाती है। इसलिए आपने भी देखा होगा कि जो जितना कूल व्यक्ति, ठंडा व्यक्ति होता है, जो कभी गुस्सा नहीं करता, जिसके चेहरे पर सिकन नहीं होती, जो प्रेम से बोलता है, वो व्यक्ति जैसे वो किसी समस्या में पड़ा ही नहीं। तो इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने और क्या अन्य बातें कही, उस पर आते हैं, फिर पुनः वापस लौटेंगे। हमारा सबसे अच्छा हथियार ज्ञान होता है, और अगर इस ज्ञान को प्राप्त करते रहे, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग जिसे कहा जाता है, अच्छे व्यक्तियों के बीच, बुजुर्गों के बीच में रहना, ये चुनाव भी हमारा होना चाहिए। और यदि नहीं है तो फिर सबसे बेहतर होती है पुस्तकें। पुस्तकों से संपर्क बराबर रहना चाहिए। आपकी अपनी एक छोटी सी लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय होना चाहिए। अगर आप इन सब से जुड़े रहें तो जाहिर सी बात है कि वो जो बड़ी समस्या है, या आप कभी संकट में आए, अवसाद में आए, परेशानी में आए, तब सबसे पहले आप पुस्तकों की तरफ देखें। हमारा हथियार ज्ञान, यूं ही नहीं कहा गया है, ज्ञान को हथियार कहा है। दुनिया में चीज़ें अक्सर वैसे ही नहीं होती जैसी हम उनसे उम्मीद करते हैं, या वैसे ही नहीं हमें मिला करता जैसा हम सोचते हैं। और इसको बुद्ध के द्वारा मैं अगर याद दिलाऊं तो अक्सर वो कहते हैं कि आप जैसा चाहते हैं वो कभी कभार होगा, ज़्यादातर वो होगा जो आप नहीं चाहते, अनचाहा भी होगा, उसके लिए भी आप तैयार रहें। और जल्दबाजी यानी समस्या अगर है आ गई और जल्दबाजी कर रहे हैं, तो जल्दबाज व्यक्ति आपने देखे होंगे। जल्दबाजी में सफाई देना अपनी खुद की कमजोरी की निशानी है। यानी जब संकट में आ गए, समस्या आ गई, तो थोड़ा सब्र रखें, धैर्य रखें। बहुत कम लोग वैसे होते हैं जैसे हमें दिखाई देते हैं। हम कल्पना कर लेते हैं। बहुत कम लोग वैसे होते हैं जैसे हम दिखाई देते हैं। यानी आप कई बार कई लोगों पर प्रक्षेपित कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं, पूर्वग्रह पाल लेते हैं, पर वैसा होता नहीं। कल्पना के बारे में कहा है कि कल्पना अच्छी सेविका हो सकती है, लेकिन
बुरी मालिक होती है। हम कल्पनाशील हैं, अक्सर हम कल्पना करते हैं, और रचनाकार साहित्यकार तो कल्पना के बिना साहित्य लिख ही नहीं सकता। उनकी कल्पना कितनी सहयोगी होती है। आगाथा क्रिस्टी उपन्यासकार के रूप में पहचानी जाती है कल्पना के बल पे। लेकिन अगर कल्पना को ही मालिक बना लिया जाए तो सबसे बुरी साबित होती है। और अनुमान कर लेना, किसी बात को लेकर के अनुमान पर ही विश्वास कर लेना, ये सबसे खतरनाक होता है। हमारे अनुमानों से दुनिया नहीं चलती। हम अपने अनुकूल अनुमान लगाते हैं, जबकि हकीकत कुछ और होती है। कोई नहीं जानता दूसरों के बारे में कि दूसरे क्या सोच रहे हैं, पर हम वैसा महसूस कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं, कल्पना की घोड़े दौड़ा लेते हैं। कोई नहीं जानता इस बात को कि दूसरा क्या सोच रहा है। हम नहीं जान सकते, पर वे लगभग हमेशा गलत होते हैं जो ये जानते हैं कि हम समझ गए कि अगला क्या सोच रहा है। इसलिए ये मान के चलिए कि दूसरा क्या सोच रहा है, इसके बारे में हम कभी नहीं सोच सकते कि वो क्या सोच रहा है। और हमने ये विश्वास कर लिया कि नहीं, हम तो जानते हैं। आगाथा क्रिस्टी अपने अनुभव से कह रही है, वे लोग जो ये कह देते हैं कि हम जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं, तो लगभग हमेशा गलत होंगे। साहस कितना महत्वपूर्ण होता है। साहस ऐसा संकल्प है हर व्यक्ति का जो संकटों का, आने वाले संकटों का सामना करता है, क्योंकि आसन्न संकट जिसका अनुमान भी नहीं है, अगर साहस है तो उसका सामना भी हम कर सकते हैं। ये बातें हुई आगाथा क्रिस्टी की। और आगाथा क्रिस्टी की जो मुख्य कथन है कि हर समस्या का एक सरल समाधान होता है, इस पर आते हैं। लेकिन इससे पहले दो पुस्तकों से खास कथन जो रविवार पाठशाला में मैं उठाने जा रहा हूँ, कि अपने प्रति हमेशा धैर्य और करुणा बनाए रखें। क्यों? क्योंकि जब कभी कठिन समय आता है, परेशानी आती है, तब हम ऐसी कठिन भावनाओं पर सफलता जब हासिल कर लेते, या ऐसी भावनाओं को नियंत्रण में सफलता प्राप्त कर लेते हैं, तब हमें गर्व होता है, या फिर पीछे हटते हैं, या फिर हम पीछे कदम उठाते हैं, या फिर हमारी गंदी आदतों में लौटते हैं, तब हमें निराशा मिलती है। और अक्सर ये तो होगा ही, कभी हम आगे बढ़ेंगे, कभी हम पीछे हटेंगे। यही भावना परिपक्वता की निशानी है। सफ़र लंबा है जिंदगी का, इसमें धैर्य और करुणा बनाए रखना हमारे लिए समझदारी की बात है। ऐसा हमें प्रयत्न करना चाहिए। सच्ची शक्ति और वो शक्ति सच्ची नहीं, तो सच्ची शक्ति कौन सी है? वो सच्ची शक्ति वो होती है, आपकी शक्ति है। आपकी शक्ति आपको ही मजबूत बनाती है। शक्ति तो है, लेकिन शक्ति वो है जो दूसरों को भी मजबूत बनाए। अगर दूसरों को मजबूत नहीं बनाती तो उसे शक्ति नहीं कहेंगे, बल्कि वो दबदबा कहलाएगा आपका। और ऐसा आप समाज में अक्सर देखते हैं कि लोग अपनी शक्ति का
नाजायज़ प्रयोग करके खुद को मजबूत बना लेते हैं और दूसरों पर दबदबा कायम करने के लिए एक छवि बना लेते हैं। इससे जो कुछ हासिल होता है वो क्या होता है, इसका पूरा विवरण मैं अभी बताने वाला हूँ। कि सच्ची शक्ति दूसरों को भी मजबूत बनाती है। अगर आपके पास शक्ति मिल गई तो वो शक्ति अगर दूसरों को भी मजबूत बनाए तो शक्ति है, और आप ही को मजबूत बना रही है तो शक्ति नहीं हो सकती, बल्कि वो दबदबा कहलाएगा। किसी की ताकत दूसरों को अगर कमज़ोर कर दे, कमज़ोर बनाए, तो उसे हम दबदबा कहते हैं। और अगर आप सही हो, सच्ची शक्ति आपके पास, तो लोग आपको चाहते हैं, लालसा से देखते हैं, और आप से लोग दूसरे मजबूत होते हैं। इसके लिए एक सटीक उदाहरण है, और राजनीति से मैं उदाहरण देने वाला हूं। आप जो कहते हैं कि राजनीति के बारे में आप शिक्षित हो या अशिक्षित, अगर आप युवा हो तो निश्चित तौर पर राजनीति की चर्चा कर सकते हो, और देश का मुखिया कौन है ये भली बात ही जानते हो। तो इस वक्त देश का मुखिया है पीएम मोदी, 2 बार चुनाव जीत करके 11 साल से पीएम, और कहा जाता है कि 12 साल वो सीएम रहे और 11 साल से पीएम है, यानी शासन करने का उनको अनुभव है। मैं नहीं जानता कि सीएम के रूप में वो कैसे रहे, लेकिन पीएम जब बने तो देश की निगाह उन पर पड़ी, और 11 साल से पूरा देश जानता है, समझता है। इससे बेहतर शक्ति इस वक्त देश के अंदर या तो अदानी अंबानी के पास है या पीएम मोदी के पास है। क्या पीएम मोदी को जो शक्ति मिली है, खुद को मजबूत कर रहे हैं, या अपनों को, अपने खास लोगों को मजबूत कर रहे हैं, या आम लोगों को भी कर रहे हैं? आप बेशक मुझसे असहमत हो सकते हैं, लेकिन जो अब सुनने जा रहे हैं उसे गौर से सुनिए। ये उदाहरण जो बताया जा रहा है कि शक्ति अगर आपको मिली है और उस शक्ति से दूसरे भी मजबूत होते हैं तो शक्ति सच्ची शक्ति, और दूसरे को दबाया जाता है, दबदबा होगा वो कि जो दूसरों को कमजोर करे। आपने देखा होगा कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का अधिकार होता है। आप गौर करिए क्यों कर प्रधानमंत्री प्रेस के सामने नहीं आते, जबकि हर पीएम, चाहे मनमोहन सिंह ही क्यों हो, वो भी प्रेस के सामने हुए। विदेश में जाते हैं तो प्रेस के सामने होते हैं। अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति और दूसरे देश के मुखिया दोनों प्रेस को संबोधित करते हैं, लेकिन मोदी जी न देश में न विदेश में प्रेस का सामना करते हैं। कारण प्रेस को जवाब देना पड़ता है, सवाल करते हैं तो सवाल से बचते हैं। विपक्ष की अगर सरकार है, सीएम है, तो क्यों कर झारखंड के चीफ मिनिस्टर जेल गए, क्यों कर आम आदमी पार्टी के दिल्ली के सीएम जेल गए, और कईयों के सामने ईडी की तलवार इस तरह से लटकती रही। कई सांसद जेलों में रहे आम आदमी के। ये एक वो शक्ति थी जो लोकतंत्र को मजबूत कर सकती थी, और आपके काल में मीडिया जो स्वतंत्र होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ राजनीति में पढ़ाए जाते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनसे सरकार चलती है। अगर विधायिका
कार्यपालिका पर अंकुश रखती है या फिर विधायिका कार्यपालिका मिल जाती है, सवाल नहीं करती। और कार्यपालिका अगर निरंकुश हो जाती है तो न्यायपालिका उस पर अंकुश लगाती है। इस तरह से संविधान में ये प्रावधान है। लोकतंत्र इन 3 स्तंभों पर टिका है। लेकिन कहा यह जाता है कि जी नहीं, अगर ये तीनों स्तंभ सरकारी है और पीएम मोदी के कार्यकाल में देखा है कि विधायिका कार्यपालिका से सवाल नहीं कर पाती, संसद में सिर्फ मोदी मोदी किया जाता है। जैसे जैसे चुनावी सभा में मोदी मोदी होता, संसद में भी, तो संसद में सवाल जवाब विपक्ष कर सकता है। तो विपक्ष को सवाल करने से किस तरह से रोका जाता है, ये आप भली बात ही देखते हैं। कार्यपालिका में खास करके कितना क्या करते हैं वो न्यायपालिका के समक्ष जाता है तो न्यायपालिका से भी अधिकांश चीज़ें पास होकर के पिछले सालों में अपने अनुकूल चीज़ें होती रही। तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका तीनों मूक होकर के रह गई। तब कहा जाता है कि चौथा स्तंभ भी होता है और चौथा स्तंभ कहलाता है मीडिया। और इन दिनों पीएम बनने के तुरंत बाद साल भर के अंदर कुछ यूट्यूबर ने, कुछ पत्रकारों ने आवाज़ उठाई कि मीडिया नहीं, ये गोदी मीडिया है। तो गोदी मीडिया क्यों कर सामने आया, इससे पता चलता है कि मोदी की जो शक्ति है वो अपने आप को ताकत दिलाने के लिए, यानी कैबिनेट में भी विधायिका भी सवाल नहीं करती, कैबिनेट भी पीएम से सवाल नहीं करती, प्रेस के सामने वो आते नहीं, न्यायपालिका से भी अपने अनुकूल फैसले आते रहे। तब तीनों अगर एक हो गए तो लोकतंत्र कितना बचता है। तो ऐसे में इसे दबदबा कहते हैं। और दबदबा इस कदर हुआ कि विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को जेल की सजाएं दी गई। वो सांसद जो विपक्ष के नेता कहलाते हैं, उनकी सांसदी खत्म कर देना, सवाल न करने देना, फिर कोर्ट से वो बरी हो जाना। इस तरह से ईडी का जो बेजा इस्तेमाल किया गया, उससे पीएम की जो शक्ति है वो दूसरों को कमज़ोर करने के काम आ रही है। तो लोकतंत्र यहाँ मजबूत नहीं ही हो सकता। इसलिए कहा गया है कि अगर आप की शक्ति खुद को ही मजबूत करती है और दूसरों को कमज़ोर करती है तो ये सच्ची शक्ति नहीं हुई, ये दबदबा कहलाएगा। चलिए हम वापस लौटते हैं आगाथा क्रिस्टी पर। आगाथा क्रिस्टी ने जैसा कि कहा था, उपन्यासकार ने, जासूसी उपन्यासकार रचनाकार ने, कि हर समस्या का एक सरल समाधान होता है। आप व्यक्तिगत जीवन हो या सार्वजनिक जीवन हो, दोनों में ही अगर धैर्य के साथ सामना करें। अगर आपसे गलती हो गई, आपसे चूक हो गई, जैसा कि पहलगांव को लेकर के एकाएक सवाल उठा तो कहा कि ये चूक थी, चूक को स्वीकार किया गया तो उस पर इस्तीफा बनता था। आप पिछली सरकारों की तरफ जाइए, अगर किसी मिनिस्टर से चूक हुई तो इस्तीफा दे दिया जाता था। इस वक्त उस इस्तीफे को देने से बचने के तरीके कितने अख्तियार किए जाते हैं, ये हम सब देख रहे हैं। तो उस जिस समस्या का समाधान संभव है उसको जटिल कैसे बनाया जाता है, व्यक्तिगत जीवन हो या सार्वजनिक जीवन। समाधान संभव है, चूक हुई, गलती स्वीकार की जाए। सवाल दर सवाल उठ रहे हैं, उठते रहें, प्रेस का सामना नहीं करेंगे। और ईवी पर सवाल उठता रहे। लोकतंत्र में पारदर्शिता होती है, अभिव्यक्ति का अधिकार होता है, ये सब चीजें नजरअंदाज। इधर एक पूरे दशक गुजर गया, विश्व में भी, लेकिन अगर चुप्पी साधनी हो तो मनमोहन से भी अधिक
मनमोहन को मौन मोहन कहने का एक व्यंग के रूप में निकाला था कि वो तो मौन रहते हैं लेकिन प्रेस के सामने होते थे। मोदी जी संसद में एक तरफा या फिर अपने जुलूस में या फिर विदेशों की यात्रा करने में, लेकिन जब पाकिस्तान और भारत के बीच में सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कर दिया गया तो चुप्पी, मणिपुर में हिंसा चलती रही तो चुप्पी यानी मौन। मनमोहन से भी बड़े मौनी बाबा साबित हुए कि ये लोकतंत्र के हित में नहीं। तो इसी तरह से कहा जाता है कि समस्या का समाधान आप सत्ता को बचाने के लिए येन केन प्रकार हथकंडे अपनाते हैं तो समस्या जटिल हो जाती है। सरल यह है, सच्चाई यह है कि गलती हुई, इस्तीफा बनता है, ये लीजिए इस्तीफा। और ऐसा होता रहा 75 सालों में। कितने मंत्रियों ने इस्तीफे दिए, यहां तक कि बीच में ही कार्यकाल खत्म भी हुई, संसद भंग भी हुई, ये सब हुआ। तो व्यक्तिगत जीवन हो या सार्वजनिक जीवन, आप समस्या का सरल समाधान कर सकते हैं, लेकिन समाधान अगर सरल नहीं कर सकते तो वो जटिल होता है, उलझ कोतरी जिसे कहते हैं। तो जिंदगी आपको मिली है, समस्या का सरल समाधान भी हो सकता है, तो उसके लिए धैर्य की जरूरत है, पैसेंस की जरूरत है, करुणा की जरूरत है, अपने प्रति धैर्य और करुणा, वक्त का भी इंतजार करना होता है। तो ये कुछ लोग टिप्पणी करते हैं, मिलने वाले कहते हैं कि बेवजह तो नहीं। उदाहरण के बतौर मोदी जी का नाम आया हमारे पीएम में। एक पार्टी पूरी तरह से उन्हें अंधभक्ति की तरह आंख बंद करके फॉलोअर्स हुए। ये लोकतंत्र के लिए कितना घातक है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन लेखक जिसे कहते हैं, हाल ही में सोफिया, लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया का नाम आया। और खुशी की बात यह कि साहित्यकार आगाथा क्रिस्टी पर बात कर रहे हैं हम रविवार पाठशाला में। तो मैं इस वीडियो का समापन भी भारत की आगाथा क्रिस्टी कहानीकार मुश्ताक बानो, जिनको 2025 का बुकर पुरस्कार मिलता है, तो बुकर पुरस्कार प्राप्त करने पर मुश्ताक बानो को हार्ट लैम्प कहानी संग्रह पर हमारे देश की आगाथा क्रिस्टी है, हम उनको सैल्यूट करते हैं। और इसलिए भी खास करके कि जब मोदी के कार्यकाल में हिंदू मुस्लिम जितना किया जाता है, उनसे गलती से ही सही, जब पाकिस्तान पर हवाई हमला आतंकी ठिकानों पर किया जाता है, तब सामने आती है सोफिया, कर्नल सोफिया जोशी। वो मुस्लिम होती है। और सीज फायर के बाद तक बहुत कुछ हुआ सोफिया को लेकर के, लेकिन सोफिया हाईलाइट होती चली गई, ना चाहते हुए भी। उनके दल वाले सांसद और विधायक उल्टा सीधा भी बोलते रहे, इसके बावजूद सोफिया को सैल्यूट करते रहे। जम्मू कश्मीर वालों ने आतंकी घटना के बाद जिस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता का और विपक्ष ने सरकार के साथ निभाने का जो एक मिसाल कायम की, हिंदू मुस्लिम एकता, विपक्ष की एकता, और विदेश में प्रतिनिधि साथ जाना, सर्वदलीय मीटिंग होना, ये सब देश ने देखा। तो ये देश का, सेना का, भारतीय जनतंत्र में विश्वास करने वाले नागरिकों का और सेना का जज्बा कहलाएगा। ये देश एक रहा है, विविधता में एकता रही है। और कर्नाटक से मुश्ताक बानो कहानीकार का हार्ट लैम्प कहानी संग्रह का बुकर पुरस्कार मिलना, यह फिर एक अच्छी सूचना है देश के लिए कि देश
किसी एक की बपौती नहीं होता। बेशक कुछ काल खंड जिसमें सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ते रहे, बिगाड़े जाते रहे, उस दौर में ये वर्ष सांप्रदायिक सद्भाव का जनता ने आगे बढ़ कर के हिंदू मुस्लिम एकता का, विविधता में एकता का, संविधान सर्वधर्म समभाव की बात करता है। सभी धर्मावलंबी यहाँ प्रेम से रह सकते हैं, रह रहे हैं, रहते हैं। हम अगर बाजार में जाएंगे तो सभी धर्मावलंबियों की दुकानें होंगी, व्यापार कर रहे हैं। हम अगर व्यक्तिगत तौर पे भी काम करेंगे, मेरे मकान के कारीगर, ठेकेदार और कारीगरों के रूप में काम करने वाले मुस्लिम थे, फॉल सीलिंग का काम करा रहे थे, तो मुस्लिम आते हैं। कई जगह पर आप बच नहीं सकते, तब एक बड़े स्तर पर आप हिंदू मुस्लिम करके लोगों की भावनाएं भड़का करके, इस तरह की शक्ति ये गलत शक्ति है, ये दुरुपयोग है। चलिए मैं वापस अगास्ता क्रिस्टी से लेकर के मुश्ताक बानो तक, यानी एक अंग्रेजी लेखिका और एक कन्नड़ की लेखिका जिसने भारत का सम्मान विश्व स्तर पर किया है, इसलिए मैं अगास्ता क्रिस्टी मुश्ताक बानो को भारत की अगास्ता क्रिस्टी से नवाजता हूँ। और मुश्ताक बानो सांप्रदायिक सद्भाव और सोफिया सांप्रदायिक सद्भाव की इस माह की, इस सत्र की मिसालें सैल्यूट करते हैं। आज इतना ही।